कहा गया इस तरह के फरमानों से, इस तरह की तानाशाही से वो रुकेंगे नहीं, कोई भी नहीं रुकेगा। हर तो आई लव मोहम्मद से किसी को कोई दिक्कत नहीं है और ना होनी चाहिए। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके। दोस्तों, मैं हूं अभिसार शर्मा और आज की कहानी ऐसी है जो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सोचिए जरा, अगर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जेल भेज दे, तो जी हां, आप सही सुन रहे हैं, कोई कल्पना नहीं बल्कि यह हकीकत बन सकती है। अगर अदालत यह मान ले कि यूपी में जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है वो संविधान के खिलाफ है, तो नतीजा बहुत बड़ा होगा। अब आप सोच रहे होंगे, क्या यह सच में मुमकिन है? क्या इतना ताकतवर नेता अदालत के सामने झुक सकता है? तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज की कहानी में है सस्पेंस, सच्चाई और सत्ता का वह चेहरा जिसे गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगी। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप चाहते हैं कि देश में सच की आवाज और तेज हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में लिखिए कि आप हमें कहां से देख रहे हैं, यूपी, बिहार, दिल्ली या फिर विदेश से, क्योंकि आपकी आवाज ही हमें ताकत देती है और सच को बचाए रखती है। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के बरेली से। वही बरेली जहां हाल ही में एक आई लव मोहम्मद पोस्टर ने पूरे देश में भूचाल ला दिया। सुनने में एक मामूली पोस्टर लगता है ना, लेकिन इस पोस्टर के बाद जो हुआ वो किसी भी लोकतंत्र के माथे पर कलंक है। सड़कों पर लाठीचार्ज, घरों पर बुलडोजर और पूरे मोहल्ले में डर का सन्नाटा। सरकार कहती रही हम कानून व्यवस्था बनाए रख रहे हैं, लेकिन असल में उस दिन कानून को खुद कुचला गया। और जरा सोचिए दोस्तों, जब समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन बरेली में पीड़ितों से मिलने जा रही थी तो पुलिस ने उन्हें भी रोक दिया। जी बिल्कुल, ये देखिए अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तरीके से हमें यहाँ रोका जा रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा किस आधार पे। हमारा आग्रह है प्रशासन से कि हमारे साथ चले, हम कुछ छुपाना नहीं चाहते, कोई एजेंडा नहीं है, ना हम कोई चोर चक्के अपराधी हैं, जनप्रतिनिधि हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं। किस आधार पे हमें रोका जा रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। उत्तर प्रदेश का हिस्सा है बरेली, हम सब वहाँ के रहतवान भी हैं, वहाँ के जनप्रतिनिधि भी हैं। एक समाजवादी पार्टी का हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार जो जनप्रतिनिधि मंडल अलग अलग जगहों से बरेली की तरफ रुख कर रहा था, सभी को रोका जा रहा है। क्यों रोका जा रहा है ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी कोई कानून है जिसके तहत इस देश में घूमने से किसी को भी रोका जाए। पता नहीं उत्तर प्रदेश सरकार अपनी कौन सी काली करतूत पे पर्दा डालना चाहती है जो हमें वहाँ नहीं जाने देना चाहती, लेकिन आज नहीं कल हम वहाँ जरूर जाएंगे। और एक अब सवाल उठता है, अगर एक सांसद को भी पीड़ितों तक जाने की इजाजत नहीं तो फिर जनता की आवाज कौन सुनेगा? क्या अब इंसाफ की बात करना भी अपराध है? इकरा हसन ने वहीं खड़े होकर कहा, अगर मोहब्बत जताना गुनाह है तो मैं बार बार यह गुनाह करूंगी। लेकिन दोस्तों, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया, क्योंकि सच तक पहुंचने से रोकना ही आज की राजनीति का असली खेल है। अब आइए थोड़ा सोचते हैं, आखिर यह आई लव मोहम्मद पोस्टर इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? क्या किसी को किसी से मोहब्बत जताने का हक नहीं? क्या किसी नाम से प्यार करना अब अपराध बन गया? हमारे संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है हर नागरिक को धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन यूपी में इस हक को अब अपराध बना दिया गया है। और जब यही तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची तो कई जजों ने कड़ी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अगर सरकारें एक तरफा कार्रवाई करती रही तो लोकतंत्र की जड़ें खोखली हो जाएंगी। अब दोस्तों जरा सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट यह मान ले कि यूपी सरकार का रवैया संविधान के खिलाफ है तो क्या होगा? क्या योगी आदित्यनाथ को सचमुच जेल भेजा जा सकता है कानूनी रूप से? हां, क्योंकि अगर किसी मुख्यमंत्री की नीतियां लगातार एक समुदाय को टारगेट करती हैं,
अगर उनके फैसले धर्म के आधार पर भेदभाव करते हैं तो अदालत उन्हें सत्ता से हटाकर जेल भेजने का अधिकार रखती है। और यही है लोकतंत्र की असली ताकत। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि योगी जेल जाएंगे या नहीं। सवाल यह है कि आखिर यूपी में जो हो रहा है उसे लोकतंत्र कहा जाए या तानाशाही। बुलडोजर अब कानून का प्रतीक नहीं बल्कि दबाव और डर का औज बन चुका है। कोई गरीब मुसलमान प्रदर्शन करे, अगले ही दिन उसका घर ढा दिया जाता है। सरकार कहती है हम अवैध निर्माण गिरा रहे हैं, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि किसी बड़े नेता, किसी भ्रष्ट व्यापारी या किसी माफिया की कोठी पर बुलडोजर चला हो? नहीं ना, क्योंकि बुलडोजर अब न्याय नहीं राजनीति का हथियार बन चुका है और यही हथियार अब मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। कभी बरेली में, कभी कानपुर में, कभी प्रयागराज में। हर बार एक ही पैटर्न। पहले अफवाह फैलाओ कि मुसलमानों ने नारा लगाया, फिर मीडिया में उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखाओ, फिर पुलिस बुलाओ और बुलडोजर चलाओ, और जब कोई सवाल उठाए तो कह दो देशद्रोही है, शांति भंग कर रहा है। यही है आज का नया लोकतंत्र। लेकिन दोस्तों, क्या सुप्रीम कोर्ट चुप बैठेगा? शायद नहीं, क्योंकि अदालत को भी अब एहसास हो रहा है कि अगर इस तरह की राजनीति चलती रही तो संविधान सिर्फ किताबों में रह जाएगा, और अगर अदालत ने एक बार सख्त रुख अपना लिया तो ना सिर्फ योगी सरकार हिलेगी बल्कि पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ जाएगा। सोचिए, अगर सच में ऐसा हुआ तो कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर सुप्रीम कोर्ट आदेश दे कि सरकार धर्म के आधार पर कार्रवाई नहीं कर सकती तो क्या होगा? बुलडोजर रुक जाएंगे, पुलिस जवाबदेह बनेगी और नेताओं को समझ आएगा कि सत्ता जनता की सेवा के लिए होती है, दमन के लिए नहीं। यही होगा लोकतंत्र का असली पुनर्जन्म। लेकिन दोस्तों, यह तभी मुमकिन है जब जनता चुप नहीं बैठेगी, जब लोग शांति से संविधान के रास्ते खड़े होंगे और कहेंगे बस अब बहुत हुआ। यही आवाज सुप्रीम कोर्ट तक जाएगी और वहीं से निकलेगा वो फैसला जो इतिहास में दर्ज होगा। दोस्तों, अब जरा सोचिए, अगर सुप्रीम कोर्ट सच में योगी आदित्यनाथ सरकार पर सख्ती दिखाए तो इसका असर सिर्फ यूपी पर नहीं पड़ेगा बल्कि पूरे देश में लहर दौड़ जाएगी। बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री भी डरेंगे कि अगर उन्होंने भी धर्म के नाम पर राजनीति की तो उनका भी यही हाल हो सकता है। तब शायद पहली बार नेताओं को समझ आएगा कि संविधान किसी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री से बड़ा है। लेकिन दोस्तों, सवाल सिर्फ योगी आदित्यनाथ का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जो आम आदमी की आवाज को दबाने पर आमादा है। आज यूपी में कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। पुलिस के डंडे, अफसरों की धमकियां और बुलडोजर की गड़गड़ाहट, ये सब मिलकर डर का ऐसा माहौल बना चुके हैं कि लोग अब सवाल पूछने से भी डरते हैं। और सोचिए, ये डर कितना खतरनाक है। जब जनता डरने लगती है तब लोकतंत्र मरने लगता है, क्योंकि लोकतंत्र वहीं जिंदा रहता है जहां जनता बोलती है, सवाल करती है और सरकार जवाब देती है। लेकिन आज क्या हो रहा है? सवाल करने वालों को देशद्रोही कहा जा रहा है और सत्ता में बैठे लोग खुद को देशभक्त बताकर सारा खेल खेल रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट का अगला कदम बहुत अहम होगा। अगर अदालत यह मान ले कि योगी सरकार की नीतियां संविधान के खिलाफ हैं, तो अदालत के पास पूरा अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री को हटाकर जांच बैठाए और यहां तक कि जेल भी भेजें। यह फैसला सिर्फ एक नेता के खिलाफ नहीं होगा बल्कि तानाशाही के खिलाफ होगा। लेकिन यह तभी होगा जब जनता चुप नहीं बैठेगी, जब समाज बोलेगा कि अब बहुत हुआ, जब लोग सड़क पर उतरकर नहीं बल्कि संविधान और कानून के रास्ते अपनी आवाज अदालत तक पहुंचाएंगे। क्योंकि हिंसा सरकार के हाथों में खेलना है। वह यही चाहती है कि कोई पत्थर फेंके, कोई नारा लगाए ताकि वह कह सके देखो यही है देशद्रोही। लेकिन असली ताकत तो शांति में है, असली ताकत है कानूनी लड़ाई में। अब जरा हिंदू समाज की भी बात करते हैं। दोस्तों, अगर आप हिंदू हैं तो सोचिए, क्या आपके पड़ोसी मुसलमान का आई लव मोहम्मद कहना आपकी
आस्था को चोट पहुंचाता है? बिल्कुल नहीं। मोहब्बत जताना किसी के धर्म को कमजोर नहीं करता, बल्कि इस मिट्टी को और उपजाऊ बनाता है, क्योंकि इस देश की नींव ही मोहब्बत पर रखी गई थी। कभी कबीर की वाणी में, कभी तुलसीदास की चौपाई में, तो कभी भगत सिंह के सपनों में। आज जो राजनीति हमें हिंदू और मुसलमान में बांट रही है, असल में वही हमारे देश की सबसे बड़ी दुश्मन है। और यह दुश्मनी तब तक खत्म नहीं होगी जब तक हम खुद ये ना ठान। मालिक जनता है, कोई मुख्यमंत्री नहीं। यही होगा लोकतंत्र का असली पुनर्जन्म। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट भी चुप रहा और जनता भी चुप रही, तो समझ लीजिए बुलडोजर और तेज चलेगा और लोकतंत्र की दीवारें और कमजोर होंगी। इसलिए वक्त आ गया है कि हर नागरिक तय करें, क्या वह डर के साए में जीना चाहता है या संविधान की छाया में खड़ा होना चाहता है। दोस्तों, मैं अक्सर कहता हूं, मोहब्बत से किसी का धर्म खतरे में नहीं आता, लेकिन नफरत से पूरा देश खतरे में पड़ जाता है। अगर आज हमने चुप्पी तोड़ी, तो आने वाले वक्त में शायद हमारे बच्चे एक बेहतर भारत देखेंगे, जहां आई लव मोहम्मद या जय श्री राम दोनों नारे बराबर सम्मान के साथ गूंजे, जहां पुलिस कानून की रखवाली करे, ना कि सत्ता की चाकरी, और जहां अदालतें सिर्फ फैसला ना दें बल्कि इंसाफ भी करें। और दोस्तों, यही है इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश। अगर संविधान जिंदा है तो लोकतंत्र जिंदा है। अगर जनता जागरूक है तो तानाशाही टिक नहीं सकती। इसलिए आज ही तय कीजिए कि आप सत्ता के डर से चुप रहेंगे या संविधान की ताकत से खड़े होंगे। क्योंकि अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारे बच्चे पूछेंगे, जब लोकतंत्र पर हमला हो रहा था तब आप कहां थे। दोस्तों, यही वक्त है अपनी आवाज उठाने का, शांति से, समझदारी से और संविधान के साथ, क्योंकि यही है सच्चे नागरिक का असली धर्म। तो दोस्तों, अगली बार मैं आपको बताऊंगा कैसे नफरत की राजनीति हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे घुस चुकी है कि हमें खुद एहसास नहीं होता कि हम कब इस्तेमाल हो जाते हैं। तब तक आप सोचिए, सवाल पूछिए और सबसे जरूरी मोहब्बत जिंदा रखिए। जय हिंद, जय संविधान।